आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर। ये है 19 फरवरी का इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। और थोड़ी देर में आपकी वीकेंड पार्टी शुरू होने ही वाली होगी, तो उससे पहले सुन लीजिए दिन भर की खबरों का लेखा जोखा। आज बात करेंगे कोरोना की, जिसने महाराष्ट्र को फिर से परेशान कर दिया है। तो लाख टके का सवाल यह है कि क्या वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। फिर यूपी की बात, जहां दल बदलुओं का ठिकाना आजकल समाजवादी पार्टी बनी हुई है। ऐसा क्यों है, जानेंगे। फिर असम ले चलेंगे आपको, जहां चुनाव होने हैं, और पूछेंगे कि बीजेपी ने अब तक यहां सीएम पद के लिए कोई चेहरा क्यों प्रपोज नहीं किया, जबकि वहां पर वो सत्ता में भी है और उनका सीएम भी है। फेसबुक के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में एक बवाल मचा है। क्यों मचा है ये बताऊंगा। और लास्ट में नासा ने मंगल पर अपना रोवर उतारा है। क्या इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलने की उम्मीद है, ये पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन सबसे पहले हेडलाइन सुनते हैं प्रतीक वाघमारे से। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच अब कानूनी जंग भी छिड़ गई है। सांसद विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने 22 फरवरी को अमित शाह को तलब किया है। दरअसल ये मामला अमित शाह द्वारा 2018 में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक मौजूद रहे। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अब लालू यादव 2 महीने बाद ही जमानत के लिए याचिका दायर कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बाराजुल्ला इलाके में आतंकियों ने आज पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। दोनों शहीद जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। वहीं आतंकियों की पहचान करने के साथ आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि ने मीडिया में टूल किट से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर जो याचिका लगाई गई थी, उसको लेकर हाईकोर्ट ने किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में ही बिप्लब बंगला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। और आज आईपीएल 2021 के लिए चेन्नई में नीलामी पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि इस साल आईपीएल भारत में ही होगा। कोरोना महामारी के कारण आईपीएल 2020 संयुक्त अरब अमीरात में कराया गया था। देश में कोरोना के नंबर्स घटे हैं, वैक्सीनेशन भी चल रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को इंजेक्शन दिए जा चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वो अच्छी नहीं है। 24 घंटों में ही 5400 से ज्यादा केस आए हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। 40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। नतीजा ये है कि यवतमाल, अकोला और अमरावती में अगले संडे तक लॉकडाउन है। वहां कंडीशन क्या है, ये पूछा हमने किरण तारे से। किरण मुंबई से इंडिया टुडे मैगजीन के लिए लिखते हैं। ये 4 जिले जो है, यवतमाल, वर्धा, अकोला और अमरावती, यहाँ पे कोरोना की संख्या में, कोरोना पेशेंट्स की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी हुई है जनवरी से लेके। तो इस सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर अभी पार्शियली लॉकडाउन लगाया गया है। जैसे कि अकोला में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लोगों का बाहर घूमना मना है। यवतमाल में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वर्धा में हर घर जाके टेस्टिंग होने वाली है। और रही बात अमरावती की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस आज जो नए केसेस आ रहे हैं वो अमरावती से निकल के आ रहे हैं। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा बोला है कि स्थानिक लेवल पर आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो इन चारों जिलों में अभी फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो जहाँ तक बात है मुंबई की, बड़े शहरों में हमने देखा था पिछली बार मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन के उभर कर आया था। इस बार मुंबई में जो नए केसेस आ रहे हैं उसकी संख्या बाकी जिलों की तुलना में कम दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में सब कुछ ऑल इन वेल चल रहा है। ऑल वेल नहीं है। मुंबई की जो महापालिका है, जिसे हम बीएमसी कहते हैं, बीएमसी ने एक नई पहल की है जिसके तहत जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनके हाथ पर दस्ता मारा जाएगा। होम क्वारंटाइन उनके हाथ पे लिखा जाएगा जिससे वो कहीं बाहर ना जा सके। और बीएमसी ने तो बोला है कि उनको अपने घर का लैंडलाइन नंबर देना होगा,
जहाँ पे बीएमसी के कंट्रोल रूम से उनको दिन में 6 बार कॉल किया जाएगा, ये इंश्योर करने के लिए कि वो घर पर ही है, कहीं बाहर नहीं गया है। इसके अलावा बीएमसी ने बोला है कि आप जहाँ कहीं भी जाए, चाहे शॉपिंग सेंटर में जाए, पार्क में जाए, जिम में जाए या किसी शादी ब्याह में जाए, वहाँ पर आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। जो कोई मास्क नहीं पहनेगा उसको दंडित किया जाएगा। और ये पहल कल से शुरू हो गई है। 300 मार्शल बीएमसी ने जगह जगह पे अपॉइंट किए हैं इसके लिए। उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर रोज कम से कम 25,000 लोगों को दंडित करना है। इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, काफी चिंता की बात है। दूसरा एक विषय आया था कि लोकल ट्रेन जब से शुरू हुई है तब से मुंबई की कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके लिए भी अभी ये जो मार्शल अपॉइंट किए हैं वो लोकल ट्रेन में सफर करेंगे और जो भी यात्री बिना मास्क के दिख रहे हैं उनको पेनल्टी लगाएंगे, उनको फाइन लगाएंगे। 500 रुपए तक का ये फाइन हो सकता है। अगर आपको मास्क नहीं पहनना है तो आप घर से मत निकलिए, घर पर ही रहिए। लेकिन अगर घर से बाहर जाना है तो आपको कंपल्सरी मास्क पहनना पड़ेगा, ऐसा बीएमसी ने बोल के रखा है। इस बीच बाबा रामदेव ने फिर से कोरोना की दवा लॉन्च की है। पहले भी की थी लेकिन सरकार ने तब मंजूरी नहीं दी थी। उसका नाम भी कोरोनिल था, इसका भी वही है। कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव पर मद्रास हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका था और कोरोनिल शब्द का इस्तेमाल बंद करने का आदेश भी दिया था। मगर अब पतंजलि ने दावा किया है कि नई दवा से कोविड का इलाज होगा। लॉन्चिंग के दौरान आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की इस दवा को हरी झंडी दे दी है। रामदेव लॉन्चिंग पर क्या बोले, सुनिए। कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं उन मापदंडों के अनुरूप फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इम्पैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। जब हमने कोरोनिल स्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। अब दवा से लौटते हैं फिर मर्ज पर। महाराष्ट्र की बात तो मैंने आपको बताई ही। सवाल यह है कि क्या यहां तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? ये बात मैंने पूछी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। कोविड-19 पैंडेमिक में खासतौर से जो महाराष्ट्र या केरल राज्यों में हमने देखा है उसमें एक वेव का अंदाजा नहीं कहा जा सकता। उसमें केसेस बढ़े हुए हैं और कुछ कम हो गए हैं, लेकिन लगातार केसेस बने हुए हैं और ज्यादा बदलाव नहीं है। तो यह बात अधिक मायने नहीं रखती है कि यह तीसरी लहर है या चौथी लहर है। मुख्य बात यह है कि जब पूरे देश में केस कम हो रहे हैं उस समय भी महाराष्ट्र और केरला में केसेज आ रहे हैं। तीसरी और चौथी लहर सिर्फ एकेडमिक उद्देश्य सर्व करती है। अगर केसेस बढ़ गए हैं तो हमें उन पर कदम उठाना होगा। जी, कुछ हद तक निपटने के लिए प्रतिबंध तो जरूरी हैं, लेकिन क्या देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव को रिव्यू करने की भी जरूरत है सर? आमतौर पर अधिकतर राज्यों में देखा गया है कि जब भी केसेस बढ़ते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शंस लगाने पर आ जाते हैं। वो नाइट कर्फ्यू कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं। इन कदमों का इतना अधिक महत्व नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि इस बात का आकलन किया जाए कि जो जानी हुई स्ट्रेटजी है, टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट एंड कंटेनमेंट, उनको किस हद तक और कितनी सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। तो मेरी राय में अभी स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या ये सही ढंग से लगाई जा रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम होता है इन सभी स्ट्रेटजी जो कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने की है कि उनमें जन भागीदारी हो। जब जनता इन सब में सहयोग करेगी तो कोविड-19 के केसेस रोक सकते हैं। तो जन भागीदारी का भी आकलन करने की जरूरत है। जहाँ तक वैक्सीन की बात आती है तो अभी यह विचार करने की जरूरत है कि क्या एक नई स्ट्रेटजी लागू की जाए इन राज्यों के लिए। लेकिन साथ में हमें यह भी जानना होगा कि वैक्सीनेशन के बाद जब सेकंड डोज मिलने के 14 दिन बाद इसका फायदा होता है, तो अगर जब भी वह स्ट्रेटजी लगाई जाएगी उसके
42 दिन बाद, जिसमें 28 दिन 2 डोज का गैप और 14 दिन उसके बाद ही उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर लंबे समय से केसेस बने हुए हैं तो उन राज्यों, उन जिलों, मेट्रो सिटी पर वैक्सीनेशन की डिफरेंट स्ट्रेटजी पर विचार किया जाना चाहिए। ये जरूरी होगा, लेकिन उसका फिलहाल फायदा नहीं होगा। फिलहाल उसको रोकने के लिए स्ट्रेटजी का रिव्यू, जन भागीदारी का बढ़ाव और कुछ जैसे अगर लोग फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेज में तो उन पर अन्य मेजर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। अच्छा, जिन शहरों में ज़्यादा फैल रहा है उन शहरों में अलग से कोई स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए ताकि जो कोरोना जहां से शुरू हो रहा है वहीं कंटेन हो जाए, ऐसा नहीं लगता सर आपको? जिन भी राज्यों में केसेज या तो लगातार अधिक बने हुए हैं या बढ़ रहे हैं, उन राज्यों पर नजर रखने की जरूरत है। नजर रखने में 2 बातें हमें देखनी होंगी। एक, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन किस हद तक हो रहा है, जो सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं, टेस्टिंग वगैरह, उनका इस्तेमाल कितने ढंग से हो रहा है, तो उन पर रिव्यू करने की जरूरत है और उनको सुदृढ़ करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि यह समय आ गया है, हमें देखने की जरूरत है कि कहीं स्ट्रेन में, वायरस की जो स्ट्रेन सर्कुलेट हो रहा है उसमें कोई बदलाव तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेन बाहर से ही आए, क्योंकि वायरस कितनी बार भी मल्टीप्लाई होता है, अगर लोकली सर्कुलेट होता है तो उसमें म्यूटेशन होने की संभावना होती रहती है। तो हमें उन क्षेत्रों में जहाँ पर केसेस बने हुए हैं और बढ़ रहे हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग को भी बढ़ाना होगा। साथ में इन सब बातों को एक साथ रखकर एक्सपर्ट्स को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उसके अनुरूप स्ट्रेटजी में या तो बदलाव करने की जरूरत होगी या कुछ अन्य कदम उठाने होंगे। लेकिन जब वायरस आ रहा है या बढ़ रहा है तो एक बात निश्चित है कि वो जो प्रक्रिया चल रही है, जो स्टडी चल रही है, उससे कुछ बेहतर चाहिए। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आजकल यूपी में बहुत नेता दल बदल कर रहे हैं, लेकिन इस दल बदल में एक ट्रेंड दिखा है। ज्यादातर नेता बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे, ना ही बीएसपी, ना ही कांग्रेस, बल्कि रुख कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। इस पर हमारे एक साथी हैं कबूल अहमद। उन्होंने आज तक वेबसाइट पर उदाहरण के साथ समझाया है कि सूबे में क्या चल रहा है। तो कबूल जो है यूपी की सियासत को बारीकी से समझते हैं, मैंने उनसे ही बात की। कबूल, बीजेपी का इतना प्रभाव है देश और प्रदेश में, लेकिन आप कह रहे हैं कि नेता सपा ज्वाइन कर रहे हैं, वजह क्या पाते हैं आप? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहली बात है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी सत्तासीन है, उसका पूरी तरह से उरूज भी है। लेकिन जो पार्टी नेता जो खासतौर से जो है वो कांग्रेस के हों या बसपा के हों, ज्यादातर जो पार्टी नेता छोड़ रहे हैं बसपा की बड़ी संख्या है जो बसपा के छोड़ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा है बात कि बसपा छोड़ने के पीछे भी इसका है कि क्यों छोड़ रहे हैं। बसपा इसलिए छोड़ रहे हैं कि बसपा उनको उनकी भविष्य को, जो खासतौर से नेता है, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। बसपा इस स्थिति में इस बार नहीं दिख रही है कि वो चुनाव जो है फाइट कर और जीतने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए बसपा हो या यही कमोबेश हालत जो है कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस भी अपने आप को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विकल्प में खड़ी नहीं कर पा रही है। तो यही वजह है कि कांग्रेस और बसपा की बड़ी तादाद में नेता साथ छोड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के बजाय सपा में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी 2017 में एक बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, जिसमें खासतौर से 311 सीटें थी। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा स्पेस उनके लिए नहीं दिख रहा है कि बीजेपी में जाने का, कि वहां जाएंगे तो टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी संभावना नहीं है। क्योंकि 2017 में जो तमाम दल थे उससे जो नेता आए थे वो बसपा में बीजेपी में एडजस्ट हो चुके हैं। तो एक वहां जगह स्पेस की कमी है। दूसरी बात है कि ये जो नेता साथ छोड़ हैं, अगर आप इनकी जो देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, तो वो ऐसे हैं जो है वो दलित हैं और उसमें बड़ी संख्या मुस्लिम की है। तो मुसलमानों का बीजेपी में बहुत ज्यादा स्पेस है नहीं, जाने का वो नहीं है। और जो दलित नेता है वो हार्डकोर वैचारिक रूप से अम्बेडकराइट है, जो एंटी बीजेपी मूड के हैं। तो इसलिए वो नहीं आ रहे। उनके सामने अब कोई और विकल्प दिख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी दिख रही है।
और समाजवादी पार्टी इसलिए ये लोग जा रहे हैं कि समाजवादी के पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में एक और बेस है। तो यही वजह है कि इनको अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में बीजेपी के दिख रही है। इसीलिए ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाना बेहतर समझ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कबूल कि कौन से बड़े नाम हैं जो सपा के खेमे में हाल फिलहाल पहुंचे हैं? अब अगर देखेंगे जो खासतौर से जो लोग जा रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, उनका क्या है, तो आज की हम बात करें आज की दिन की, तो आज ही जो है आर.के. चौधरी जो खासतौर से मोहनलालगंज से सांसद हुआ, चुनाव लड़े थे 2019 का, और वहां से वो विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। वो आज ही जो है कांग्रेस छोड़कर सपा में आए हैं। और वो पहले बसपा से कभी अपनी राजनीति काशीराम के दौर से वो राजनीति कर रहे थे। खासतौर से वो पासी समुदाय से हैं और जो खासतौर से अवध के बेल्ट में लखनऊ, बाराबंकी, तो अवध की पूरी बेल्ट है, वहाँ पासी वोट अच्छा खासा है और पुराने कैडर के वोटर हैं, वो नेता हैं, तो इनका अपना एक प्रभाव है, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात आप अगर देखेंगे तो हम अगर करें तो और ऐसे ही नेता हैं खासतौर से जो गए हैं जिनका अपना एक बड़ा वजूद रहा है वहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जैसे आप इंद्रजीत सरोज को ले लीजिए, बसपा में बहुत पुराने दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं, लगभग मायावती की हर सरकार में ये मंत्री रहे हैं और ये बसपा के खासतौर से उस काशीराम के दौर के ही नेता रहे हैं। कमलकांत गौतम ये पुराने नेताओं में से हैं और इनका अपना खुद का जनाधार अच्छा खासा है और ये ऐसे हैं कि अगर ये स्थिति में कि जाते हैं और सपा के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो निश्चित तौर पे ये जीतने की स्थिति में होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखेंगे कांग्रेस से सलीम शेरवानी जी बदायूं से 5 बार सांसद रहे हैं। अन्नू टंडन खुद 9 से एक बड़ा अच्छा ग्राफ रहा है। बाल कुमार पटेल जो खुद जो है एक कुर्मी नेता हैं और ददुआ के भाई माने जाते हैं। कैसर जहां जो खासतौर बसपा से हैं, विजेंद्र सिंह, ये ऐसे नेता हैं जिनके अपने खुद के जनाधार रहे हैं। सलीम शेरवानी की छवि ऐसी रही है और लगातार बदायूं जैसी सीट से वो 5 बार सांसद रहे हैं। उनके फादर कांग्रेस के पुराने नेताओं में से हैं। राजीव गांधी सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद की जो जन मोर्चा की सरकार बनी थी उसमें भी मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। तो इनका अपना कद है। बाल कुमार पटेल जो है ये ददुआ के भाई हैं जो है, लेकिन कुर्मी नेताओं होने की वजह से इनका अपना जनाधार खासतौर से कई जगह पे है। ऐसे ही आप अन्नू टंडन देखेंगे तो अन्नू टंडन भले ही कारपोरेट परिवार से आई हो या उससे आप देखते हो, लेकिन ये इनका अपना उन्नाव में जो सामाजिक काम है वो बहुत अच्छा है और अच्छी तरह से चुनाव में फाइट की थी। तो एक निश्चित तौर पे एक वो है और ये ऐसे नेता हैं जिनको लग रहा है कि अगर हम अपनी ही पार्टी चाहे वो कांग्रेस के हो या बसपा की हो, उन्हें अपने भविष्य की खास तौर से चिंता सता रही है। अब एक और स्टेट की पॉलिटिक्स पर बतिया लेते हैं जरा सा। असम है ये, यहाँ भी इलेक्शन है। बीजेपी ने इस राज्य में दबदबा बना रखा है और उसे खोना नहीं चाहेगी। पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इस बार वो इलेक्शन में बिना सीएम के चेहरे के उतर रही है। वैसे फिलहाल जो है सर्बानंद सोनोवाल सीएम है। तो हमने इस रणनीति पर सवाल पूछा हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा से। देखिए, उसके पीछे पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके जाती है तो लोकल लीडरशिप के अंदर थोड़ा सा रोष होगा, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ऐसे बीजेपी के संकट मोचे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पार्टी को हमेशा संकटों से उबारते रहे हैं और इसीलिए पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके हेमंत विश्व शर्मा या दिलीप सेकिया जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, पार्टी के बहुत मजबूत कह सकते हैं कि नेता हैं दिल्ली के अंदर। अभी उनको केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जेपी नड्डा ने महासचिव बनाया है अपनी टीम में, उनको नाराज करना। और सर्बानंद सोनोवाल का जो बैकग्राउंड है वो हमको समझना होगा। वो एजीपी से आते हैं, 2011 में बीजेपी में शामिल हुए और उनको जो है केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। और तब ये था कि हेमंत विश्व शर्मा पार्टी में नए आए थे, उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल के नाम पर मोहर लग चुकी थी और इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा ने भी अपनी ये कह सकते हैं कि उपयोगिता जो है पिछले 5 सालों के अंदर पार्टी को दिखाई है कि वो किस तरीके से पार्टी के लिए उपयोगी है और किस तरीके से उनकी एक संकट मोचक की भूमिका है। और ये एक और बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव जब 2019 के हो रहे थे, हेमंत विश्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स से बाहर आकर चुनाव लड़ना चाहते थे। तब ये पार्टी ने फैसला लिया था कि वो वहीं रहे, उनकी भूमिका वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी कारण से उनको वहां रोका गया था। अब ये है कि अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित सर्बानंद सोनोवाल जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं,
उनके नाम की जाती है, तो हेमंत विश्व शर्मा, दिलीप सेठिया जैसे कई पार्टी के नेता नाराज हो सकते हैं और उसका खामियाजा जो है वो पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और इसी रणनीति के तहत पार्टी जो है वो सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करने जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और पार्टी के अंदर ये एक मैसेज है कि पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री की लीडरशिप में लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के नतीजों के बाद जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। हिमांशु, बीजेपी तो सत्ता में है लेकिन फिर भी सीएम फेस को आगे नहीं कर रही है। किस लाइन पर चलना चाहती है पार्टी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, बिल्कुल अपवाद रहा है। आप याद कीजिए 2017 का विधानसभा चुनाव था गोवा में, लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो है वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी ने ये घोषणा नहीं की थी कि लक्ष्मीकांत पार्सेकर की नेतृत्व में ही जो है वो गोवा में बीजेपी चुनाव में जाएगी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ हम जाएंगे। पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद के तौर पर नाम घोषित नहीं किया था कि लक्ष्मीकांत पार्सेकर ही जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो यह अपवाद भी रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी जो है, हम ये कह सकते हैं कि उस स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस भी कर रही है बीजेपी। 2018 के अंदर 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव लड़ने गई थी और तीनों प्रदेश में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी ने ये एक स्ट्रेटेजी भी चेंज की होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि असम में जिस तरीके की गुटबाजी चल रही है, जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा एक बड़े पावर सेंटर बन के उभरे हैं, अगर ऐसे में पार्टी सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो ये जो है पार्टी के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। आपने कितने ही जीवों के अभयारण्यों को कंक्रीट की इमारतों वाले जंगलों में तब्दील कर दिया है और इस तरह से आप हजारों जीवों को बिना हिंसा किए खा गए हैं। आपको लगता है कि आपने किसी जीव को नहीं मारा आज तक, लेकिन भाई साहब आप अपने कृत्यों को पलट के देखें तो आप पूरी प्रकृति को मारते जा रहे हैं अनवरत। जनता एक तरह से कहो या दर्शक कह लो या ऑब्जर्वर्स कह लो, वो भी किसी चीज को अब सामान्य ढंग से नहीं देखते। हम ऐसे एक मोड़ पे हैं, सब लोगों को ये लगता है कि अगर मैं तुमसे भिन्न हूं तो फिर लोग तो अपने पिता से भिन्न होते हैं। दिशा रवि जिसको अरेस्ट कर लिया, जो कि हास्यास्पद है, एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया आपने टूल किट करने के। अरे मेरे घर में टेबल आई पड़ी है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ कि टूल किट यूज ना करनी पड़े। उसमें ना एक वो अभी इसी हफ्ते मैंने एक शेर मेरी नजर में आया कि कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त और इसको कहीं से भी जोड़ लिया, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त परवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। फेसबुक ने कल ऑस्ट्रेलिया में अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज सर्विसेज देना बंद कर दिया। यानी वहां लोग अब जो है अपनी टाइमलाइन पर किसी भी न्यूज लिंक को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों पहले गूगल ने भी ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन को बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन फेसबुक का इस तरह से न्यूज सर्विस को बैन करना और गूगल की इन धमकियों के पीछे क्या वजह है, ये मैं बताता हूं। हुआ यह है कि इस टकराव की वजह कानून है जो दरअसल अभी आया भी नहीं है। तो इसी के बारे में जानते हैं हमारे टेक जर्नलिस्ट मुंजर अहमद से। दरअसल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो टेक कंपनियां हैं उनके पास जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के लिंक्स जाएं, मतलब जैसे कोई भी न्यूज चैनल की वेबसाइट है, उनका सोशल हैंडल है या फिर कोई भी न्यूज एजेंसीज हैं, तो उस पे जो न्यूज आर्टिकल्स आते हैं तो पूरा सोशल मीडिया पे पुश किया जाता है, या फिर टेक कंपनियां जैसे गूगल भी है तो इन पर ये न्यूज जाते हैं। तो सरकार चाहती है, प्रपोज्ड लॉ है अभी आया है, मीडिया बार्गेनिंग लॉ, तो उसमें यह है कि शेयर देना पड़ेगा। जैसे फेसबुक को उन न्यूज ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिकेशन या फिर न्यूज एजेंसीज को कुछ शेयर देना पड़ेगा प्रॉफिट का, लिंक्स देने के लिए, जनरेट करने के लिए। तो इस चक्कर में फेसबुक का ये कहना है, फेसबुक का ये टेक है कि हम उन्हें नहीं कहते हैं, हम न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को जाकर के नहीं कह रहे हैं कि आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना न्यूज शेयर कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए।
तो हम पैसा क्यों दें उन्हें। और दूसरी चीज फेसबुक ने ये भी कहा कि हमारा कोई खास फायदा नहीं होता है उससे, जो कि फेसबुक की आदत भी है, वो इस तरह से फेसबुक करता रहता है भले ही, और ये नोन है कि फायदा ऑब्वियसली होता है, ये लोग जानते हैं, लेकिन फेसबुक ने ये भी बोल दिया है कि हमारा कुछ खास फायदा नहीं होता, इस वजह से हम क्यों पैसा दें, और ये कह करके उनने ब्लॉक कर दिया पूरा जो भी न्यूज का लिंक्स है या फिर न्यूज फीड में वहाँ के लोग किसी भी, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे लोकल हो, किसी भी न्यूज लिंक्स नहीं देख पा रहे हैं। मुंजिर, फेसबुक हो या मीडिया संस्थान, देखिए दोनों को एक दूसरे से फायदा है, फिर ये टकराव क्यों? ऐसा है कि फेसबुक जैसी जो टेक कंपनियां हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली एड बेस्ड है। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि जितने कंटेंट फेसबुक पर या फिर किसी सोशल मीडिया या फिर टेक कंपनियों के पास पुट किए जाएंगे, उस हिसाब से लोग भी देखेंगे, तो यूजर्स की संख्या भी बढ़ेगी। अब कुछ लोग हैं कि फेसबुक न्यूज पढ़ने के लिए आते हैं, अब चैट करने के लिए नहीं आते, फेसबुक न्यूज पढ़ने के लिए आते हैं। गूगल का तो अलग न्यूज सेगमेंट ही है। तो अब वैसे लोग जो जनरेट कर रहा है फेसबुक अपने यूजर को, अब जो यूजर आ रहा है वो विज्ञापन भी देख रहा है फेसबुक का, अब उस विज्ञापन पे क्लिक करके वो कुछ सामान भी खरीद रहा है, तो वैसे फेसबुक को भी फायदा हो रहा है क्योंकि इसका एड मॉडल विज्ञापन है। तो फेसबुक का ये कह देना कि हमें इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि ये गलत है। और वहां की सरकार जो चाह रही है कि कुछ शेयर दें, तो वो इसलिए कह रही है कि आपको इनसे फायदा हो रहा है, तो क्यों ना उनको दिया जाए। और सरकार का ये भी एक तथ्य है, सरकार की दलील ये भी है कि जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एजेंसीज हैं, जो पब्लिकेशन है, वो कंटेंट क्रिएट करने में अपना अच्छा खासा पैसा लगाती हैं। वो एम्प्लॉय रखती हैं, वो सबको सैलरी देती हैं, या फिर वो वायर सर्विस लेते हैं, तो वो उनका पैसा लगता है, और तो फ्री में ये क्यों कंज्यूम करें। अब फेसबुक की दलील अलग है। तो बेसिकली रेवेन्यू का खेल यहीं पे आ जाता है। अच्छा, भारत की इस मामले में क्या स्थिति है? यहाँ के मीडिया हाउस भी ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं क्या? और फेसबुक यदि कोई समझौता करता है तो फिर उसका क्या असर रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, अभी के लिए इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके बाद अगर ऐसा होता है कि फेसबुक अग्री कर जाता है वहां कुछ शेयर देने के लिए, तो भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में ऐसी मांग उठेगी कि आप वहां अगर शेयर दे रहे हो तो आप यहाँ का कंटेंट ले रहे हो तो आप यहाँ भी दो। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि फेसबुक ने वहां काफी क्लियर स्टैंड लिया है अपना, कि बिल्कुल इसे ब्लॉक कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता कि उसे लगता है कि चलो ऑस्ट्रेलिया का ही मामला है, छोटी सी कंट्री है, वहां कर देते हैं, लेकिन फेसबुक को पता है कि अगर वहां पैसे देने के लिए अग्री होता है तो फिर दूसरे देशों से डिमांड आने लगेगी, यूएस, इंडिया या फिर बहुत बड़े बड़े देश हैं जहां से ये डिमांड होगी। इस वजह से भी फेसबुक इस चीज को लेकर के काफी रिजिड हो चुका है आज के डेट में कि नहीं, हम ब्लॉक कर देंगे। इस वजह से अब आगे ये देखना होगा कि सरकार को झुकना पड़ता है या फिर फेसबुक झुकती है या फिर वहां से फेसबुक एग्जिट कर जाता है। फिलहाल इस चीज को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये थे टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद। वैसे इस कदम के बाद से फेसबुक को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी सूचनाओं या हेल्थ से जुड़ी खबरों को भी लोग देख नहीं पा रहे हैं। बहरहाल, धरती की बात बहुत हो गई, मंगल की कर लेते हैं आज। अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपना मार्स परसिवरेंस रोवर जेजोरो क्रेटर में कामयाबी से उतार लिया है। अब ये जेजोरो क्रेटर क्या आप सोच रहे होंगे, तो ये मंगल का वो इलाका है जो बहुत खतरनाक टाइप का है। मतलब यहाँ गहरी घाटियां हैं, तीखे पहाड़ हैं, रेत के टीले हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ अमेरिका अब मंगल पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला देश बन गया है। चलिए ऋचिक मिश्रा से बात करते हैं, जो हमारे यहाँ से स्टोरी पर नजर रखे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। ऋचिक, रोवर कई भेज दिया अमेरिका ने, ये पहले वालों से अलग कैसे है और क्या खोजने की उम्मीद है नासा को? देखिए, इसके पहले 26 नवंबर 2011 को मार्स क्यूरियोसिटी रोवर गया हुआ था, उसको मार्स साइंस लेबोरेटरी भी बोलते हैं, और पिछले करीब 11-12 सालों से वो वहाँ काम कर रहा है। गेल क्रेटर में उसने लैंडिंग की थी। उसका मकसद था ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड की खोज करना जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन चीजों की खोज करना। ये जो परसिवरेंस रोवर है जो अभी भेजा गया है, ये प्राचीन जीवन की खोज करेगा जेजोरो क्रेटर में। वो वहाँ का बहुत ही दुर्गम इलाका है, और नासा के वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर सभी प्राचीन नदियां बहती थी, वहाँ झील थी, एक डेल्टा बना हुआ था। तो अब वहाँ पे वो उस तरह की खोज करेगा। पहले से ये पत्थर की स्कैनिंग करेगा जो क्यूरियोसिटी में नहीं था,
ये पहले एक्सरे निकालेगा, साथ ही साथ ये ड्रिल करके मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। और सबसे जो अलग दो बातें इसको बनाती है ज्यादा ताकतवर, वो ये है कि एक तो ये परमाणु ईंधन से चल रहा है, प्लूटोनियम 238 से चलेगा, तो इसकी लाइफ ज्यादा हो सकती है, मंगल से ज्यादा दिन तक वहाँ काम कर सकता है। दूसरा, इसका सैंपल जो है वो वापस धरती पे आएगा। अभी किस तरह से आएगा उसको समझाने में थोड़ा समय भी लगेगा और वो थोड़ा टेक्निकल है। अच्छा, ये बताइए इस मिशन को भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, परसिवरेंस रोवर का भारत से सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, सिवाय इस चीज के कि उस टीम में कुछ भारतवंशी शामिल हैं जिन्होंने मार्स परसिवरेंस रोवर को लॉन्च कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसमें एक JPL की साइंटिस्ट है डॉक्टर स्वाति मोहन, उसका कंट्रोल, नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम वो खुद ही संभाल रही थी। जहां तक लागत की बात है तो परसिवरेंस रोवर जो है ये करीब 19,977 करोड़ रुपए के आसपास की लागत है इसकी, इस पूरे मिशन की, सिर्फ रोवर की नहीं है, इस पूरे मिशन की। ये लागत इतनी ज्यादा है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली के लुटियंस इलाके में रायसीना हिल्स पे जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेंट्रल विस्टा, जिसमें पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट्री ऑफिसेस रहेंगे और भी कई सारी चीजें वहां खुलने वाली है, उसकी पूरी कीमत है 20,000 करोड़ रुपए और इस मिशन की कीमत है 19,977 करोड़ रुपए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली का एक प्रोजेक्ट हमारे देश का और वहाँ का एक प्रोजेक्ट कितना कॉस्टली है, कितना पैसा इसमें लगा है। भारत के साथ एक संबंध ये बन सकता है कि भविष्य में मंगल से प्राप्त होने वाली जितनी भी जानकारियां होंगी उसको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ नासा शेयर करेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है साल 2014 में फॉर्मर इसरो चीफ के राधाकृष्णन और नासा के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर चार्ल्स बोल्डन ने आपस में एक समझौता किया था निसार को लेकर के। ये नासा इसरो सार अपर्चर मिशन है। उसी दौरान इन लोगों की मंगल मिशन को लेकर के भी कुछ बातचीत हुई थी। उसको लेकर के नासा और इसरो ने बहुत ज्यादा डिटेल में कोई खुलासा नहीं किया था, लेकिन ये था कि हाँ भविष्य में जो भी मार्स एक्सप्लोरेशन होगा दोनों देशों की तरफ से उसमें डाटा और एनालिसिस जो है वो आपस में शेयर करेंगे। तो फिर इसी मोड पर खत्म करते हैं आज का दिन भर। इसे प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। कपिल देव सिंह हमारे साउंड इंजीनियर हैं और ये जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं वही चला रहे हैं। सभी को दीजिए इजाजत, वीकेंड एंजॉय कीजिए। और आज एंड करते हुए ऐसा कहने का मन कर रहा है, ये मैं हूं, ये है आज तक रेडियो और ये हमारा पॉडकास्ट चल रहा है। हैप्पी वीकेंड।